हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। और अगर हम बात करें अपने टॉपिक के रिलेटेड, तो हमने अभी तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। बस लास्ट हमारा टॉपिक बचा है, वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। तो मैंने पहले यही करवाना था, बट मैंने सोचा कि जितना हमने अभी तक कर लिया है क्राउन रूल से लेके हमारा लास्ट 1935 तक जितने भी एक्ट हुए हैं उसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर पहले करवा देती हूँ, फिर नेक्स्ट हम लास्ट एक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, और ये क्वेश्चंस टॉपिक वाइज ही होंगे आपके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफर्ड द पावर टू गवर्न इंडिया फ्रॉम। तो 1858 के एक्ट के अकॉर्डिंग पावर किसको दे दी गई कि वो गवर्न करेगा अब इंडिया में? तो फर्स्ट ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। थर्ड ऑप्शन है ब्रिटिश पार्लियामेंट टू द गवर्नर जनरल। फोर्थ ऑप्शन है गवर्नर जनरल टू द वाइसरॉय। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन आपकी सही है? तो देखिए, 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या किया गया, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही गवर्न कर रही थी इंडिया में, और अब क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके डायरेक्ट रूल किसको देंगे? ब्रिटिश क्राउन को दे देंगे। तो हमारा आंसर आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी टू दी ब्रिटिश क्राउन। ओके, आंसर ए। देन है आपका क्वेश्चन, विच पोस्ट वाज क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें आपकी कौन सी पोस्ट है वो 1858 के एक्ट में क्रिएट की गई? तो क्या की गई, पहले देखो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सारी पोस्ट्स थी। ठीक है, अब इसमें न्यू पोस्ट क्या की गई? देखो, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी? नहीं थी। प्रेसिडेंट की नहीं थी, क्योंकि हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें कोई प्रेसिडेंट नहीं था, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था, कोई चीफ कमिश्नर नहीं था। तो क्या कौन सी पोस्ट आएगी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इसको हम बोलते हैं एलिमिनेट मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन लगाकर भी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये पोस्ट क्रिएट की गई उस टाइम में। ओके, देन आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज आल्सो नोन एज। गवर्नर जनरल को क्या बोलते थे 1858 के एक्ट के अकॉर्डिंग? तो गवर्नर जनरल को, देखो मैंने बताया था गवर्नर जनरल जो इंडिया का था वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए गवर्नर जनरल ही था। बट अगर किसी पार्टी को अटेंड करना है, जो प्रिंसली स्टेट है और ब्रिटिश के बीच में उन्हें रिलेशन को अच्छा करना है, तो उसके लिए उसको वॉइसरॉय बोला जाता था। तो उसके लिए गवर्नर जनरल को इंडिया में क्या बोला जाता था? वॉइसरॉय। ओके, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास क्यों किया गया? किसका रिजल्ट है? कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि रिजल्ट, किसके रिजल्ट के बाद इसको क्या किया गया? पास। तो चार्टर एक्ट नहीं, रिवोल्ट ऑफ 1858 जो है वो कॉन्सिक्वेंस है 1857 का, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत वीकनेस है, बहुत फ्लॉज है, अब वे गवर्न नहीं कर सकती। तो इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास चला गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला गया। ओके, तो आंसर हमारा है द रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इंडिया वाज गवर्न। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में किसने गवर्न करना स्टार्ट किया? तो किसने गवर्न करना स्टार्ट किया? बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली, बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया असिस्टेड बाय काउंसिल, बाय द वॉइसरॉय ओनली, थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स आती हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलती है कि डायरेक्ट कंट्रोल क्या था? ब्रिटिश के पास था। स्टेटमेंट टू था
कि अब इसमें कौन गवर्न करेगा, सेक्रेटरी करेगा। तो देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटेन में बैठी थी, ठीक है, वो यहाँ आकर अपना काम नहीं कर रही थी, उसने अपने नुमाइंदे को भेजा था, मीन अपने मेंबर्स को भेजा था, और वो मेंबर कौन था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल थी, ये ही गवर्न कर रहे थे इंडिया में। तो आंसर क्या आएगा, बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया असिस्टेड बाय काउंसिल। देन बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया एट 1858। फर्स्ट वायसरॉय कौन था, तो ये आपको सिर्फ याद रखना है कि 1858 के एक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। ओके, देन which of the following was abolished by the government of India Act 1858। 1858 के अगर आप प्रोविजंस को याद करो तो उसमें कौन कौन से प्रोविजन इंक्लूड थे, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफिस ऑफ वायसरॉय, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी स्टेट। देखो अबोलिश किसको किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को तो क्रिएट किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को अबॉलिश करने का तो मतलब है नहीं क्योंकि ब्रिटिश ही कंट्रोल कर रही थी। तो ऑफिस ऑफ वायसरॉय को भी नहीं किया गया क्योंकि गवर्नर जनरल को ही वायसरॉय बोला गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया गया 1858 के एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने मेंबर थे काउंसिल ऑफ इंडिया में 1858 के अकॉर्डिंग, तो आपने याद रखना उसमें 15 मेंबर थे काउंसिल ऑफ इंडिया में। ओके, देन क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को और किस नाम से जाना जाता है, इसको एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो उन्होंने ये बोला था कि ये हम लेके आए हैं एक्ट, क्यों, क्योंकि बेटर गवर्नमेंट करनी है इंडिया में। ओके, देन क्वेश्चन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज अ मेंबर ऑफ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसका मेंबर था, वो मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का, ब्रिटिश कैबिनेट का वो मेंबर था। इंडियन सिविल सर्विस का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, इंडियन पार्लियामेंट का भी अभी कोई रोल नहीं होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा। तो हमारा एलिमिनेटेड मेथड से देखें तो ब्रिटिश कैबिनेट आएगा। Which of the following act introduced for the first time for the portfolio system। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि कौन चीज़ों को कलेक्ट करेगा, कौन डाटा कलेक्ट करेगा, कौन मैनेज करेगा। ओके, तो इस एक्ट को कौन लेके आया था, किस एक्ट के द्वारा ये चीज़ लेके आई गई, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग ये चीज़ लेके आई गई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने अलो किया गवर्नर जनरल को, किस चीज के लिए अलो किया गया गवर्नर जनरल के, अपॉइंट द इंडियन टू सिविल सर्विसेज। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अभी किसी इंडियन को इंक्लूड नहीं किया गया था। एनलार्ज हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस, इंक्लूड डायरेक्ट इलेक्शन। इसमें अभी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं आए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन ही थे। नॉमिनेट मेंबर ऑफ इंडियन ओरिजिन ओनली, तो इंडियन ओरिजिन से मेंबर नहीं लिए गए। तो हमारा आंसर क्या है कि इस गवर्नर जनरल की काउंसिल में क्या है था, एनलार्ज किया गया एग्जीक्यूटिव को कि वो लेजिस्लेटिव पर्पस कर सकती है। ओके, तो विच वायसरॉय इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम, किस वायसरॉय ने किया, ये लॉर्ड कैनिंग ने किया। ठीक है, देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में अलोड, हाँ ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है और ये क्वेश्चन भी दोबारा से रिपीट हो गया है, तो हमने इन दोनों को कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, 1892 का जो एक्ट है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, क्या इसमें डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आए। इंट्रोड्यूस बजट डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर, अबॉलिश द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एस्टेब्लिश ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर की अभी इसमें कोई बात नहीं की जाएगी, डायरेक्ट इलेक्शन भी अभी नहीं होंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अभी अबॉलिश नहीं की जाएगी। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया, इंट्रोडक्शन की गई मेन कि अब आप बजट पर डिस्कशन कर सकते हो, तो हमारा आंसर बी हो गया। देन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया।
इनमें से कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म लाई गई? यहाँ से शुरुआत हुई रिप्रेजेंटेटिव की, मीन्स कि इंडियन को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया गया था। ओके, तो ये एक्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ओके, देन है अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्या हो गए? ठीक है, तो इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल? नहीं। नॉमिनेटेड ओनली? नहीं। इलेक्टेड इनडायरेक्टली थ्रू द लोकल बॉडी? अब यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्शन करवाए गए लोकल बॉडी के। ओके, तो नॉमिनेशन ओनली नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ नॉमिनेट भी किए गए थे और कुछ इलेक्ट करवाए गए थे, तो हमारा आंसर सी आएगा। ओके, देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मिंटो माउंटबेटन रिफॉर्म कोई है नहीं। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, वो 1919 का है। मोर कर्जन रिफॉर्म भी कोई नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा मोरले मिंटो रिफॉर्म। विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोरेट? ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है कि सबसे पहले कम्युनल इलेक्ट्रोरेट कौन लेके आया, किस एक्ट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया? तो वो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। यहाँ पर कम्युनल इलेक्ट्रोरेट का कॉन्सेप्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में लाया गया। ओके, यहाँ पर क्या बोला गया कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकता है और मुस्लिम कम्युनिटी सारी की सारी उसी रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर सकती है। तो यहाँ से इन्होंने इंडियन और मुस्लिम में फूट डालने स्टार्ट कर दी थी। ओके, तो इंडियन एक्ट 1909, तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 गिवन सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। 1909 एक्ट के अकॉर्डिंग किसको सबसे पहले सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी गई? वो मुस्लिम कम्युनिटी थी। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के में इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज कहाँ किए गए? देखो, नंबर ऑफ मेंबर थे वो दोनों ही साथ में किए गए, सेंटर में भी किए गए और प्रोविंसेस में भी मेंबर ऑफ जो काउंसिल के मेंबर थे वो इंक्रीज किए गए। तो हमारा आंसर आएगा बोथ सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ओके, देन हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाज इम्पोर्टेंट। 1861 एक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आप इसको प्रोविजन को याद करो तो इसमें इट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अभी हम पढ़ के आए हैं कि 1858 में ही अबॉलिश कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इट इंट्रोड्यूस द फेडरल स्ट्रक्चर, इसमें भी 1935 के एक्ट में फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ पर ये भी आंसर नहीं हो सकता। इट रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर टू द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, अभी इन्होंने रिस्टोर किया गया कि लेजिस्लेटिव पावर हम गवर्नर जनरल की काउंसिल को वापस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर सी है, बट हम लास्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। इट अलाउड इंडियन टू इलेक्ट मेंबर टू द लेजिस्लेटर, यहाँ पर क्या बोला गया कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन को भी इलेक्ट किया गया लेजिस्लेचर में। ठीक है, तो हमारा यही आंसर सही है कि इसमें रिस्टोर की गई लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल को। ओके, देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है 1861 के अकॉर्डिंग? बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन, ये भी नहीं, अभी भी डायरेक्ट इलेक्शन ही थे। empowered viceroy to issue ordinance, made the Indian Governor General Commander in Chief, इंडियन गवर्नर जनरल तो अभी तक बनाया ही नहीं था, तो वहाँ कमांडर इन चीफ कैसे बन सकता था? एक सेकेंड, मेड द इंडियन गवर्नर द कमांडर इन चीफ, अगर बात करें कि इंडियन गवर्नर, हाँ सही बोला मैंने कि इंडियन गवर्नर अभी तक कोई बना ही नहीं था, तो वो कमांडर इन चीफ कैसे बन सकता था? तो एम्पावर वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इशू कर दिए गए ऑर्डिनेंस को, ठीक है, एम्पावर किया गया
वॉइसरॉय को। नेक्स्ट है नॉमिनेशन टू रिकमेंडेशन। इस एक्ट किस एक्ट के द्वारा इसको लाया गया, तो वो एक्ट है हमारा इंडियन एक्ट 1892। ओके, देन है क्वेश्चन, अंडर द 1902 एक्ट द फॉलोइंग बॉडी कुड रिकमेंड मेंबर्स फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1892 में मेंबर्स को रिकमेंड किया गया, कौन से मेंबर को, डिस्ट्रिक्ट नेशनल कांग्रेस के मेंबर को। ओके, देन इनमें से बताना है कौन सा प्रोविजन इंडियन काउंसिल एक्ट में नहीं है 1900 के। तो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम ये है, क्योंकि अभी भी उन्होंने ये पॉलिसी लगा रखी थी। एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भी कर रखा था। इंक्लूजन ऑफ इंडियन एग्जीक्यूटिव, इन्होंने इंडियन को भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया था 1909 तक। और इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, बट अभी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, तो आंसर हमारा सी हो गया। Who was the Secretary of State for India associated with 1909 Act? कहते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था 1909 एक्ट के अकॉर्डिंग, जॉन मॉर्ले, क्योंकि 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉर्ले सेक्रेटरी था और मिंटो वॉइसरॉय था। देन क्वेश्चन है, वन की फीचर ऑफ द 1909, इनमें से कौन सा की फीचर है 1909 एक्ट का? इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, डायरेक्ट इलेक्शन, रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एस्पिरेशन, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। नहीं, तो कौन सा होगा? डायरकी और डायरेक्ट इलेक्शन 1909 में नहीं आए थे। डायरकी सिस्टम अभी भी नहीं आया था, ठीक है। रिकॉग्निशन की गई इंडियन पॉलिटिकल एस्पिरेशन में, मीन अब इंडियन को भी इसमें लाना स्टार्ट किया, तो हमारा आंसर सी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इंट्रोड्यूस किया गया एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंसेस में। ओके, तो कौन सी प्रोविंसेस में किया गया और किस चीज़ को लाया गया? फेडरेशन को लाया गया? नहीं। ऑटोक्रेसी? नहीं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? नहीं। तो कौन सा सिस्टम लाया गया? डायरकी। 1919 में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया और 1935 को अब ये एबॉलिश कर देंगे। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरकी अंडर द 1919 एक्ट। तो डायरकी एक्ट में मतलब क्या था कि ड्यूल सेट ऑफ सिविल लॉज? नहीं। डायरकी का मतलब होता है ड्यूल रूल, और ये ड्यूल रूल कहाँ लग रहा था? प्रोविंसेस में लग रहा था। तो इसका दो ही कारण थे प्रोविंसेस में, एक तो रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व सिस्टम रखा गया और एक ट्रांसफर सिस्टम रखा गया। तो हमारा आंसर डी आ जाएगा कि डिवीज़न कर दी गई सब्जेक्ट के रिजर्व्ड और ट्रांसफर कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which act first attempted to introduce the federal structure in India? तो ये सीधा सीधा मैंने अभी प्रीवियस 1935 का लेक्चर कल करवाया है, वहाँ मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई थी, डायरकी सिस्टम को अबॉलिश किया गया था। ओके, तो इसके प्रोविजन से ही ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अच्छे से प्रोविजंस को पढ़ो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो प्रीवियस लेक्चर को देख लो, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो 20 मिनट जो 25 मिनट से ऊपर के लेक्चर कोई नहीं है, और आपको ईजिली आप देख भी सकते हो उसको, ठीक है। जितना आप लेक्चर को अच्छे से देखोगे उतने ही आप अपने MCQ को अच्छे से लगा सकते हो। द मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ विच एक्ट? किस एक्ट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को किया गया, क्योंकि 1990 एक्ट को मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के मोंटेगू चैम्सफोर्ड भी कहा जाता है। ओके, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड किया गया? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? नहीं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस? नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने बताया कि डायरकी एबॉलिश की गई, तो आंसर हमारा ऑल इंडियन फेडरेशन। इन्होंने क्या बोला कि सारा सिस्टम यूनाइट होगा और एक सिंगल कंट्रोल होगा, ठीक है। तो इंडियन ने इनको अपोज कर दिया था, इंडियन प्रिंसली स्टेट ने इसको बिल्कुल अपोज कर दिया कि हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे, तो इसमें ये चीज़ लाई गई थी। देन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ 1935? 1935 का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? प्रोविजन फॉर फेडरल कोर्ट ये था, प्रोविंशियल इलेक्टोरेट भी था, सेपरेट इलेक्टोरेट थे, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लेजिस्लेचर ये हमने पढ़ा नहीं था, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के ईजिली इसको
सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट 1935 के एक्ट में किस चीज को अबॉलिश किया गया। अभी मैं पहले थोड़ी देर पहले ही बता के आई हूं कि 1935 में डायर की इन प्रोविंसेस को अबॉलिश कर दिया गया। ओके, देन 1935 के एक्ट में फेडरल लेजिस्लेटिव किस से बनी थी। गवर्नर जनरल और उसका हाउस, क्राउन और उसके हाउस ऑफ कॉमन्स के, गवर्नर जनरल और उसके दो हाउसेस थे, वॉइसरॉय और प्रोविंशियल गवर्नर से। तो हमारा आंसर है कि मैंने आपको बताया था कि सेंटर जो था, सेंटर में दो हाउसेस किए गए, लोअर हाउस और अपर हाउस, और उसके साथ जितनी बाकी की पावर है वो गवर्नर जनरल को दी गई। तो इन दोनों हाउसेस से मिलाकर ही लेजिस्लेटिव काउंसिल को कंसिस्ट किया गया। तो आंसर हमारा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज कंसीडर द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट। सबसे लॉन्गेस्ट मैंने आपको बताया था, सभी एक्ट में सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट है 1935 का, जिसमें 321 सेक्शंस है और 10 शेड्यूल्स है। तो ठीक है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए फिर, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सब्जेक्ट वर डिवाइडेड। मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट में। ओके, Who among the following had criticized the 1919? अच्छा, 1919 के एक्ट को किसने क्रिटिसाइज किया गया। ऑल्दो हमने ये सिलेबस में नहीं पढ़ा, बट फिर भी इसको सनलेस डॉन बोला जाता है, तो आपने इसको याद रखना है। ये एनी बेसेंट ने बोला था कि ये एक सनलेस डॉन है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी वाज स्टेब्लिश एज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 एक्ट। इसमें से कौन सी बॉडी को स्टेब्लिश किया गया 1919 के अकॉर्डिंग। तो पहले क्या था, सिविल सर्विसेज थी इंडियन, ठीक है। तो अब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पब्लिक सर्विस कमीशन को। ओके, विच रिपोर्ट लेड द फाउंडेशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इनमें से कौन सी फाउंडेशन किस रिपोर्ट के बिहाफ पर गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 लाया गया। तो ये मैंने अभी बताया कि इस एक्ट को मोंटेगू चैम्सफोर्ड एक्ट भी बोला जाता है। तो हमारा मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एक्ट निकाल के लेके आए थे। ओके, तो देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या प्रोवाइड करवाता है हमें, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नहीं, हमें इंडिपेंडेंस तो 1947 में मिली थी, तो ये हो नहीं सकता। डोमिनेंट स्टेटस, ये भी नहीं हो सकता। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं मिली। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वापस आ गई। पहले इन्होंने प्रोविंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर कैटेगरी में, फिर इन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वापस कर दी। मीन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी कि प्रोविंसेस अपना अपना काम खुद कर सकती हैं, कोई डिवाइडेशन नहीं होगी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, तो वो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब कहीं पर आपको लिखा मिल जाए कि 1935 में किसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, तो वो हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ओके, देन विच प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नेवर इम्प्लीमेंटेड। इनमें से कौन सा प्रोविजन कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। तो सबसे पहले डायर की, क्योंकि मैंने बोला 1919 में डायर के सिस्टम लेके आए, बट इंडिया ने उसको अपोज कर दिया, ठीक है। तो 1935 में इसको अबॉलिश कर दिया, तो ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसकी रिकमेंडेशन से आई। देखो, मैंने बोला था 3 राउंड टेबल, साइमन कमीशन, ओके, और वाइट पेपर, इसके बाद 1935 का एक्ट लेके आए थे। ओके, तो हमारा आंसर आएगा साइमन कमीशन। इसीलिए मैंने आपको 1935 के एक्ट से पहले 3 अलग अलग टॉपिक करवाए थे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर को देखिए, अच्छे से समझिए, फिर आपको हर क्वेश्चन का आंसर ईजिली समझ आ जाएगा। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विच फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लेटर बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इनमें से कौन सा फीचर है जो 1935 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। तो देखो, प्रियम्बल की बात अभी तक किसी भी एक्ट में नहीं की गई।
डायरेक्टरी प्रिंसिपल की भी अभी तक कोई बात नहीं की, फंडामेंटल राइट की तो बात अभी तक कोई की नहीं गई, तो रहा कौन? बाइकैमरलिज्म। तो आंसर हमारा सी हो गया। अगर बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कितने प्रोविजन थे, तो वो 17 थे, क्योंकि हमने जो पढ़े हैं वो इम्पोर्टेंट पढ़े हैं, ठीक है। अगर बाकी की प्रोविजन है तो वो 17 प्रोविजन है। अंडरस्टूड? तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो लास्ट एक्ट बचा है वो है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ओके, इसको हम अच्छे से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बट एट द लास्ट मस्ट सब्सक्राइब द चैनल मेहराज मास्टरी क्लासेस फॉर नेक्स्ट अपडेट। ओके, तो बाय एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।